स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लीली लक्ष्मणगढ़ BA थर्ड ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए बच्चों, अपना अध्याय सेकंड चल रहा है जिसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम अपवाय तंत्र। अपवाय तंत्र में हम पढ़ रहे हैं हिंद महासागरीय अपवाय क्षेत्र। ठीक है, हिंद महासागरीय अपवाय क्षेत्र के अंतर्गत पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था सिंधु, गंगा और दजला प्रात नदियों का अपवाय क्षेत्र। ठीक है, आज के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे हिंद महासागरीय अपवाय क्षेत्र के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखिए बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी की लंबाई कुल कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए, तिब्बती क्षेत्र में, हिमालय पर्वत में स्थित तिब्बती क्षेत्र की कैलाश पर्वतमाला ठीक है, कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील के निकट हिमनद से होता है। ठीक है, इस नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित, ठीक है, मानसरोवर झील के निकट हिमनद से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तिब्बती क्षेत्र में। तो देखिए, यहां पर कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहां से इस ब्रह्मपुत्र नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। ठीक है, उद्गम होने के पश्चात यह नदी हिमालय के समानांतर बहना प्रारंभ करती है। ठीक है, किसके समानांतर बहना प्रारंभ करती है? हिमालय के। और चीन तिब्बत में से जब हिमालय के समानांतर बहती है, ठीक है, तो ये चीन तिब्बत में होती हुई जाती है। तो उस समय चीन में से सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीन तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। ठीक है, जीके का प्रश्न बनता है इसे, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हिमालय के समानांतर बहना प्रारंभ करती है, उसके पश्चात ये नदी, ठीक है, नमचा बरवा के निकट, हिमालय में स्थित नमचा बरवा पर्वतमाला है। ठीक है, उसके निकट एक गहरे महाकुंड का क्या करती है? निर्माण करती है। नमचा बरवा में एक गहरे महाकुंड का क्या करती है? निर्माण करती है। उसके पश्चात यह नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम से कहाँ प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, उसका सादिया कस्बा है। ठीक है, उसके पश्चिम से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। उसके पश्चात असम में इसके प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग और लोहित। दिबांग, सिकांग और लोहित। ठीक है,
दिबांग, सिकांग और लोहित नदियाँ, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ किस में आकर के मिलती है? ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, अर्थात असम में, ठीक है, भारत के अंदर असम में, इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, सिकांग और लोहित किस में आकर के मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती हैं, ठीक है, दिबांग, सिकांग और लोहित, ठीक है, इस नदी में आकर के मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, दिबांग, सिकांग और लोहित। तो इन नदियों के मिलने के पश्चात यह नदी क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जैसे चीन तिब्बत में से सांगपो नदी के नाम जाना जाता था, ठीक है। अब ये जब ये आगे बढ़ रही है, नमचा बरुआ में गहरे महाकुंड का निर्माण करती है, उसके पश्चात इस जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश के सादिया कस्बे के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो असम के अंदर इसमें इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग, सिकांग और लोहित इसमें आकर के मिल जाते हैं। उसके पश्चात यह नदी किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किसके ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसके दाहिने तरफ से, ठीक है, तिस्ता नदी, दाहिनी तरफ से इसके कौन सी नदी आकर मिल रही है? इसमें तिस्ता नदी इसमें आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है। जब यह नदी भारत में बहती हुई कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में दाहिनी ओर से आकर के एक तिस्ता नदी इसमें आकर के मिलती है, तिस्ता नदी, ठीक है। उसके पश्चात ये क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना, ठीक है। यमुना और जमुना दोनों अलग हैं। यमुना तो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और जमुना जब इसमें तिस्ता नदी आकर के मिल जाती है तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जमुना नदी दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश से पद्मा नदी, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना में कौन सी नदी आकर के मिलती है? पद्मा नदी, ठीक है। पद्मा नदी का जल लेकर के यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी में अपने जल का क्या करती है? विसर्जन करती है। वो होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। आगे आपको समझ, देखो भारत से बहती हुई जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करते तो एक तिस्ता नदी आकर के इसमें मिलती है, तो उसके पश्चात ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। अब जमुना नदी दक्षिण की ओर बहती है तो इसमें भारत से जब गंगा नदी की एक धारा बांग्लादेश में गई थी तो गंगा की एक धारा कहाँ गई थी? बांग्लादेश में गई थी, तो उसे किस नाम से जाना जाता? पद्मा के नाम से। अब पद्मा नदी का, जमुना नदी पद्मा नदी का जल लेकर के बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है, ठीक है। वो होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका उद्गम है मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। हिमनद से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी दिबांग, सिकांग और लोहित, और चीन तिब्बत में से किस नाम जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ तो बच्चे देखिए, नेक्स्ट नदी हमारी कावेरी नदी। तो देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। यह भारत की प्रमुख नदी है कावेरी नदी, जिसे भारत की दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसलिए कावेरी नदी को भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गल्लावेर प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, छोटे प्रश्नों में जीके का प्रश्न बन रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है?
कावेरी नदी को। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए इस नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में, ठीक है, कर्नाटक राज्य का कुर्ग जिला है, उसकी मरकारा के निकट, कुर्ग जिले में मरकारा के निकट ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। इसका सीधा सा उत्तर होगा कि ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में, ठीक है। तो ये कर्नाटक है हमारा, उसका कुर्ग जिला है, उसकी ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इस नदी की कुल लंबाई है 805 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 72,520 किलोमीटर, इसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, नीचाई जितना भी है इसका होता है 72,520 किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में भवानी, नोयल, अमरावती, गाजोटी, स्वर्णावती, ठीक है, हेमवती, कंबानी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। भवानी, नोयल, अमरावती, गाजोटी, स्वर्णावती, हेमवती, काम्बानी, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? तो देखिए कावेरी नदी कर्नाटक से उद्गम होने के पश्चात, ठीक है, कर्नाटक, उत्तरी तमिलनाडु, ठीक है, और उत्तरी केरल से होती हुई बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है, वो होती है हमारी कावेरी नदी। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र 3 राज्यों में पाया जाता है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है। तो देखिए कावेरी नदी होती है, ये बहते समय बड़े बड़े जलप्रपातों और डेल्टाओं का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। तो देखिए इसकी डेल्टाई जो भूमि पाई जाती है, इसके प्रवाह क्षेत्र में डेल्टाई भूमि पाई जाती है, तो 41% डेल्टाई क्षेत्र कर्नाटक के अंतर्गत कावेरी नदी का, और सबसे अधिक 55% तमिलनाडु में कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र, और 3% केरल में, ठीक है, कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका प्रवाह क्षेत्र होगा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो 41% जो डेल्टाई क्षेत्र है वो कर्नाटक में, 55% डेल्टाई क्षेत्र तमिलनाडु में, और 3% डेल्टाई क्षेत्र केरल में पाया जाता है, क्योंकि यह नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। तो इतनी इतनी भूमि, इतना इतना प्रतिशत इस नदी पर डेल्टाई क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए ये नदी 2 बड़े जलप्रपातों का भी निर्माण करती है, ठीक है। कावेरी नदी 2 बड़े जलप्रपातों का निर्माण करते हैं, शिव समुद्रम और होके नागल, ठीक है। इसके मार्ग में जब कोई ऊंचा पर्वत आ जाता, ऊंचा उठा हुआ भूभाग आ जाता है, तो ये नीचे एक साथ गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जलप्रपातों में जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात है, होके नागल जलप्रपात है, इनका निर्माण कावेरी नदी करती है, ठीक है। तो ये थी प्रमुख हमारी नेक्स्ट नदी कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी नदी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे गोदावरी नदी। तो देखिए बच्चों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय नदियों में, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। और भारत की सभी नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, और दूसरे स्थान पर आती है हमारी गोदावरी नदी, ठीक है, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय नदी भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, ठीक है। और भारत की दूसरी प्रमुख बड़ी नदी गोदावरी है, ठीक है। तो देखिए गोदावरी नदी की कुल लंबाई होती है 1465 किलोमीटर, ठीक है, 1465 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है गोदावरी नदी का, ठीक है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2,90,080 किलोमीटर, ठीक है।
2,90,080 किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है। इतने जल को अपने साथ लेकर के ग्रहण करके आगे बढ़ती है, अर्थात ये इसका इतना क्षेत्र है 2,90,080 किलोमीटर, ठीक है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है। पूरे क्षेत्र पर उसकी लंबाई चौड़ाई जितने क्षेत्र को ये अपने साथ में लेकर के चलती है, जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। अब इस गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, गोदावरी नदी का, प्रायद्वीपीय गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र है हमारा, उसके नासिक जिले में, महाराष्ट्र का नासिक जिला है, और नासिक जिले में सह्याद्री श्रेणी के, सह्याद्री की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो सह्याद्री श्रेणी के पूर्व में, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में सह्याद्री श्रेणी के पूर्व में 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, सह्याद्री की जो पहाड़ियां हैं उसके पूर्व में 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्र्यंबक स्थान से, ठीक है, त्र्यंबक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो यहाँ पर त्र्यंबक स्थान पाया जाता है जहाँ से इस नदी का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने के पश्चात ये नदी महाराष्ट्र से जाती है, मध्य प्रदेश एमपी में जाती है, ठीक है, बीच वाले भाग पर महाराष्ट्र है हमारा, ठीक है, ये वाला महाराष्ट्र है और इधर यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य वाले भाग पर। तो इस प्रकार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है, ठीक है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन सभी क्षेत्रों में कितना बहती है? 1465 किलोमीटर। ये इसका उद्गम क्षेत्र है, ठीक है, और ये इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये 1465 की लंबाई है। ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2,90,080 किलोमीटर। और त्र्यंबक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, सह्याद्री की पहाड़ियों में, ठीक है। और गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, ठीक है, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन सी है इसकी? प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजरा है, पेनगंगा और वर्धा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। तो देखिए बच्चों, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में 1327 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। कृष्णा जो नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, ठीक है, जो कि 1327 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पश्चिमी घाट में, ठीक है। महाबलेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है और इस नदी की कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर, ठीक है। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2,51,230 किलोमीटर इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं कोयना, मालप्रभा, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा, इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। कोयना, मालप्रभा, मूसी, पंचगंगा और दूधगंगा, ये इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इसका प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है महाराष्ट्र में, जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र से निकलने के पश्चात ये नदी कर्नाटक, ठीक है, और कर्नाटक से आंध्र प्रदेश होती हुई बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है, ठीक है। वो होती है हमारी कृष्णा नदी। नेक्स्ट नदी आती है हमारे दक्षिण भारत की नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में, नर्मदा नदी। अभी आपने पढ़ा था गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। तो ये सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, ठीक है। पश्चिम से कहाँ बह रही हैं? पूर्व दिशा की ओर। जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ दो ऐसी नदियाँ हैं जो पूरब से
पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन कौन सी नदी? नर्मदा और ताप्ती। बाकी दक्षिण भारत की सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और ये नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की मैकाल श्रेणी में, ठीक है, मध्य प्रदेश की मैकाल श्रेणियों में, मैकाल श्रेणियों में इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की मैकाल श्रेणियों का 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो इसका सीधा सा उत्तर है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की जो मैकाल श्रेणी है उसके 1057 मीटर ऊंची अमरकंटक पहाड़ी है। ठीक है, तो मैकाल श्रेणी में ही अमरकंटक पहाड़ी पाई जाती है जो 1057 मीटर ऊंची है। वहां से अमरकंटक पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, नर्मदा नदी का। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो एक प्रमुख सहायक नदी है इसकी बंजर। कौन सी प्रमुख सहायक नदी है? बंजर है। ठीक है, और जबलपुर के समीप ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। एमपी में जबलपुर के समीप एक धुआंधार जलप्रपात का क्या करती है? ये निर्माण करती है। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, और अंत में ये नदी भेड़ोच के निकट से होती हुई खंभात की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। ठीक है, वो होती है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, इसका प्रवाह चित्र होता है मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश से होती हुई ये गुजरात में भेड़ोच के निकट से खंभात की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। ठीक है, वो नदी होती है हमारी नर्मदा नदी। और देखिए गुजरात में इस पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है जिसका उद्देश्य होता है सिंचाई करना। ठीक है, गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना का निर्माण इस नर्मदा नदी पर किया गया जिसका उद्देश्य होता है सिंचाई करना। ठीक है, तो ये थी हमारी नर्मदा नदी जो कहाँ से कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंभात खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। तो देखिए हिंद महासागर के अपवाद क्षेत्र की अन्य नदियों के अंतर्गत आती है हमारी इरावदी नदी है। ठीक है, चाउ फ्राया नदी है, रेड नदी है, साल्विन नदी है। ये हमारी अन्य नदियाँ होती हैं जो कि हिंद महासागरीय अपवाद क्षेत्र के अंदर सम्मिलित की जाती है। तो देखिए साल्विन नदी है तिब्बत की प्रमुख नदी है, साल्विन नदी तिब्बत की प्रमुख नदी है। ठीक है, और इरावदी नदी है ये म्यांमार की प्रमुख नदी है, और चाउ फ्राया नदी है ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। ठीक है, और रेड नदी है ये वियतनाम की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, साल्विन नदी तिब्बत, इरावदी नदी म्यांमार, चाउ फ्राया नदी थाईलैंड, रेड नदी वियतनाम। ठीक है, अन्य हिंद महासागरीय अपवाद क्षेत्र वाली नदियां हैं। तो बच्चों ये हिंद महासागरीय अपवाद क्षेत्र वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। कल प्रशांत महासागरीय अपवाद क्षेत्र का हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।